ग्राउंड टू ग्राउंड अगर इमेजिन करना है तो क्रिकेट बॉल के बजाय फुटबॉल इमेजिन करना स्टार्ट करें, क्योंकि फुटबॉल में हम लोग जब किक करते हैं तो ज़मीन से बॉल उछती है ना, और फिर दूसरे एंड पे गिरती भी कहाँ है, ज़मीन पे। तो ज़मीन से ज़मीन का डिस्कशन करना है। एक बॉल हमने यू स्पीड से थीटा एंगल पे लॉन्च करी और वो वापस ज़मीन में गिरी। हमें बस इतनी देर का डिस्कशन करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल बातें करी थी कि एक्स और वाई को डील कैसे करते हैं, एक्स की वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी, एक्स का एक्सेलेरेशन, वाई का एक्सेलेरेशन, ये सारी बातें हम लोगों ने डील करी थी, बल्कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी निकाली थी। तो वो इक्वेशन केवल ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं, नीचे के लिए भी काम करेगी। वो जो अप्रोच थी वो सबके लिए काम करेगी, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड हो, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन हो, सबके लिए काम करेगी। लेकिन आज अब हम पर्टिकुलर डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे। तो फिर से यार हम इसकी डीलिंग करने के लिए दो लाइनों में डिस्कशन करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल शैडो बनाऊंगा वो कैसे मोशन में होगी, यूनिफॉर्म। और वर्टिकल शैडो बनाऊंगा तो पहले वो स्पीड स्लो करेगा, फिर एक पल के लिए रुकेगा और फिर वापस आएगा। हमें यार पूरा डिस्कशन या तो हॉरिजॉन्टल में करना होता है या तो वर्टिकल में। पुरानी बात हम कुछ लोग रिकवर कर लेते हैं। क्या बता यार, हॉरिजॉन्टल में यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ए एक्स कितना है, क्या बताओ। जो भी एक्सेलेरेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो नीचे की तरफ होता है, यानी एक्स में एक्सेलेरेशन कितना है, 0। वर्टिकल डिस्कशन बताए जरा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, ए वाई कितना है, हाँ माइनस जी। बात क्लियर है? इतनी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में करी थी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि ये बॉल किसी ने किक करी और फिर इस बॉल के नीचे नीचे वो भाग भी रहा है, यहीं से वो भागना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बताओ ये आदमी कितना तेज भागे कि दोबारा वो बॉल को, सोचो इसी ने फेंका है और यही कैच करने जा रहा है। आदमी छोटा लग रहा है बट सोचो कि कैच कर रहा है, तो कितना तेज भागे कि उस बॉल को कैच कर लेगा। इसी ने प्रोजेक्टाइल फेंका है और ये उसी को कैच करने जा रहा है, अपनी फेंकी हुई बॉल को कैच करने जा रहा है, तो कितनी स्पीड से भागे, क्या बता सकते हैं यार? हाँ, जितने से फेंका है। मुझे बताओ, ये जमीन में भाग रहा है, बॉल टेढ़ी गई है, तो कोई बॉल के पीछे पीछे थोड़ी है, ये झाड़ू वाला इंसान थोड़ी कि झाड़ू लेके उड़ेगा, इसको कहाँ चलना है, जमीन में। तो हम ये कहेंगे कि बॉल का इस आदमी के ठीक ऊपर होना जरूरी है। जब भी ये कैच करेगा तो बताओ कैच तभी कर सकता है जब ये फुल टाइम यहां से यहां तक बॉल के ठीक नीचे रहे। तो हम कहेंगे कि बॉल का जो हॉरिजॉन्टल शैडो चल रहा है, सोचो ऊपर से लाइट डालने पे मैं कहता था कि बॉल का एक शैडो बनता है, वो शैडो जितना तेजी से भाग रहा है इस इंसान को भी उसी स्पीड से भागना चाहिए। तो क्या होगा कि बॉल हमेशा उसके ऊपर रहेगी और जब भी वो गिरेगा तो उसके हाथ में गिरेगा। क्या ये ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं? जितना बॉल का हॉरिजॉन्टल स्पीड है आदमी को भी उसी हॉरिजॉन्टल स्पीड से भागना चाहिए। ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। क्योंकि आदमी को हॉरिजॉन्टल भागना है तो जितनी बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड है उतनी स्पीड से, है ना। चलो मैं ये लिख देता हूं, टू कैच द बॉल मैन शुड हैव, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए मैं याद आ गया, सेम स्पीड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉल, तभी वो इसको कैच कर सकता है। खैर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में डिस्कशन का और मुद्दा क्या है, हम क्या क्या निकालना चाहते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि ये बॉल कितना दूर जाके गिरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम अप टू विच बॉल वॉज इन एयर, अप टू विच
बॉल इज इन एयर। हालांकि हवा के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, बस मैं कहता हूं जितनी देर उसने जमीन छोड़ने से जमीन में गिरने तक का समय, वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और हम क्या डिस्कशन करते हैं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से मतलब है कि जमीन से उसने सबसे ज्यादा ऊंचाई जब भी अचीव करी है तब वाला डिस्टेंस, यानी ये हमें वर्टिकल हाइट बताना है। और तीसरी चीज जो हम निकालते हैं वो क्या है, रेंज। रेंज मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू फॉल, गिरने तक उसने कितनी दूर, यानी इस दूरी का नाम क्या है, रेंज। ये हाइट है, ये रेंज है, और जितनी देर वो हवा में रहा उस समय का नाम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टी लाना है, एच लाना है और आर लाना है। ये तीनों ही डिस्कशन ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए निकाले जा रहे हैं। मुझे बताएं, मैंने हमेशा कहा है कि बॉल को उसके एक्चुअल रास्ते के लॉन्ग ना डील करके हम लोग कंपोनेंट में डील करते हैं, या एक्स या तो वाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें किस कंपोनेंट का डिस्कशन करना चाहिए, एक्स या वाई? हाँ, जिस कंपोनेंट में हमें कोई कंडीशन मिले। क्या बताओ, हम कह सकते हैं ये बॉल जो कंपोनेंट है ये ऊपर जाके टॉप पे पहुंच के फिर वापस जितनी देर में आता है उसी टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ऊपर जाके वापस आना, क्या मैं कह सकता हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर में बॉल हवा में रही उतनी देर में इसका एस वाई 0 हो गया है। देखो जरा, वर्टिकल कंपोनेंट का ऊपर जाना फिर वापस नीचे आना, कि जितनी देर में बॉल ये गिरेगी उतनी देर में ये जो शैडो है वो ऊपर जाके वापस नीचे आएगी। तो मैं कह सकता हूं एस वाई 0 होने तक का जो टाइम है उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं। यानी हमें इसके लिए कौन सा डिस्कशन करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल, क्योंकि उस पर कंडीशन है। अब हम कौन सा, हम केवल यार इस बॉल का डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं टाइम लाने के लिए? यार स्ट्रेट लाइन मोशन ही करना है, चाहे वर्टिकल लाइन के लिए चाहे हॉरिजॉन्टल। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही करते आए हैं। यू वाई की जगह क्या, यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी लिख देते हैं, ए वाई की जगह माइनस जी। क्या यही सब वर्टिकल डिस्कशन है? बिल्कुल वही जो स्ट्रेट लाइन में करते थे वही करेंगे। 30 कॉमन ले लेते हैं, फिर टी के दो आंसर आएंगे, एक 0 आएगा और इसको जब 0 करोगे तो आएगा 2u साइन थीटा बाई जी। क्या ये बात क्लियर है? t इक्वल टू कितना, 2u साइन थीटा बाई जी। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं। मुझे बताया ux इसका u cos थीटा था और uy इसका कितना था, u साइन थीटा। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2uy बाई जी। क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई बॉल को सीधे फेंका जाता था तो उसके ऊपर जाके नीचे जाने का टाइम भी 2u बाई जी होता था? यही आंसर यहां भी है, बस पहले uy ही होता था, अब uy की जगह u साइन थीटा आ गया है। अच्छा, इसको एक और तरीके से सोचा जा सकता है। क्या बता रहा, बॉल का रेस्ट में आने तक जब vi 0, यहां से यहां तक का समय निकाल लें, रुकने तक का। क्या जितना टाइम ऑफ गोइंग होता है उतना ही टाइम ऑफ अराइवल होता है? अगर हम रुकने तक का टाइम निकालेंगे तो आएगा uy बाई जी, uy बाई जी। तो uy बाई जी ऊपर, uy बाई जी नीचे, तो कितना हो गया, 2u बाई जी। क्या ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है भाई? अगला डिस्कशन है मैक्सिमम हाइट। मुझे बता रहे मैक्सिमम हाइट यानी ये ऊंचाई निकालना इज सेम एज ये ऊंचाई निकालना। फिर से हमें किस कंपोनेंट का डिस्कशन करना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट। और कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन क्या है यार, मैक्सिमम हाइट वो हाइट है जब इसका वी क्या हो गया है, क्या जब इसका वी 0 हो जाता है तब का एस वाई
कैपिटल एच कहलाता है। जब उसका वी वाई जीरो होगा तब का एस वाई लाना है। फिर से यार इसको स्ट्रेट लाइन की तरह सोचो, यहां से यहां तक की हाइट निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? स्ट्रेट लाइन मोशन अगर ढंग से पढ़ा है तो सबको, कौन सा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस सब कुछ कहाँ के लिए? y के लिए। तो वी वाई क्या होने वाला है? जीरो। यू वाई कितना है? u साइन थीटा। ए वाई माइनस जी एस वाई का नाम मैंने कैपिटल एच रखा है। अगली लाइन सॉल्व करके लाओगे तो h इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या ये आंसर याद रखने लायक है? क्या ये आंसर भी अगर सिंप्लिसिटी के लिए याद रखना चाहें तो ये यू वाई स्क्वायर बाई 2g है। तुम्हें याद है एक फॉर्मूला u इक्वल टू अंडर रूट 2gh, नीचे से ऊपर फेंका जाए तो u का आंसर अंडर रूट 2gh होता है, या h ऊंचाई से कोई बॉल ड्रॉप करी जाए उसके लिए फाइनल वेलोसिटी का आंसर अंडर रूट 2gh होता था। तो ये वही आंसर है, बस जहां यू वाई है मुझे बताओ यू वाई क्या है? यहां पर u साइन थीटा है, तो 2u स्क्वायर बाई, ऐसे भी लोग याद रख सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने ये फॉर्मूला बहुत बार यूज किया है। अगली चीज हमें बताना है रेंज, यानी यार एक किक में जमीन में गिरने तक जितना वो हॉरिजॉन्टली आगे गया है वो क्या होता है? रेंज। इसके लिए मुझे वर्टिकल डिस्कशन करना है या हॉरिजॉन्टल डिस्कशन? अब यार इतना तो कोई भी बता देगा, रेंज जो चीज ही हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल वाला फार्मूला लगना है। बता यार हॉरिजॉन्टल में हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं? यार हॉरिजॉन्टल मोशन, एक्स वाला मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है? और यूनिफॉर्म में एक ही फार्मूला है, क्या? एस इक्वल टू वी इंटू टी, और सब कुछ एक्स के लिए लगाना है। तो बता यार वी एक्स क्या है ना? शुरू से आखिरी तक वी एक्स वही रहता है। मैं यार इसको एक नए लुक में लिखने वाला हूं यार, वी एक्स हमेशा यू एक्स रहता है, क्या बदलता है कभी? और टी, क्या टी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लिख सकते? क्या बताओ, जितनी देर में ये बॉल ऊपर जाके नीचे गिरी है, क्या वर्टिकल शैडो जितनी देर में ऊपर जाके नीचे आई है उतनी ही देर में तो ये हॉरिजॉन्टल में उधर गया है? तो प्रोजेक्टाइल तो एक ही है ना यार, दोनों शैडो एक साथ बनती हैं, ये ऊपर जाके नीचे आता है उतनी देर में ये आगे चले जाता है। तो क्या टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है? नहीं। अभी अभी मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर क्या लाया था? वो लिखा है 2u बाई जी, 2u बाई जी, तो ये बन गया 2ux uy बाई जी। लोग ऐसे भी याद रखते हैं, कभी कभी ऐसे भी पेश कर दिया जाता है। नहीं, बाकी तुम्हें यार vx का वैल्यू पता है, vx को हम ux लिख सकते हैं और टाइम को 2u/g लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक बार लिख दिया है। ux की जगह क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा, और uy की जगह साइन थीटा, u साइन थीटा बाई जी। इस फॉर्मूले के एक और लुक में लिखने वाला हूं मैं। क्या ये हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। हम लोग यार ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये बन गया u स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। तो यार ये भी रेंज का एक फेमस फॉर्मूला है, रेंज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ये एक डिफरेंट लुक है। क्या दोनों फॉर्मूले समझ में भी आना चाहिए और रटना भी है यार, ये जितने मैंने डब्बे में रखे हैं ना यार, इनको रटना भी है क्योंकि इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने का फैशन है।
खैर कैसे आया है ये कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन बहुत अच्छे से किया है, तो हम जब चाहें तो इसको रिकवर कर सकते हैं। कभी भी यार इस तरह के फॉर्मूले अगर भूलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम यार किताब के पन्ने पलटेंगे। अपने दिमाग के पन्ने पलटो, स्ट्रेट लाइन मोशन लगाओ और तुरंत रिकवर करो। ठीक है, बेसिक्स से जितना ज्यादा जुड़े रहोगे नई चीजें हैंडल करना उतना आसान हो जाएगा। आई होप कि सबने नोट कर लिया है। 3 चीजें यार, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज को लेके बहुत सारी बातें होती हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो सकता है? हाँ, तो यार अगर मैं किसी बॉल को किसी स्पीड से उछाल सकता हूं तो जल्दी वो यू एक लिमिट से ज्यादा तेज कोई नहीं कर सकता है, वो यू तो फिक्स हो गया, उससे ज्यादा तेज कोई कर ही नहीं सकता। अगर मुझे टी बढ़ाना है तो यू बढ़ाने का मेरे पास एक लिमिट से ज्यादा पावर नहीं है, लेकिन थीटा बदलना मेरे हाथ में है। तो थीटा ऐसा रखे जिससे टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा हो, तो थीटा क्या रखोगे? साइन थीटा क्या रखोगे? बिल्कुल यार, टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में साइन थीटा वो टर्म है जो हम बदल सकते हैं इजीली, और साइन थीटा जब 1 होगा या थीटा जब 90 होगा तो टाइम मैक्सिमम होगा, और वो कितना आएगा? 2u/g। अच्छा, वैसे एक बात समझ लो, अगर कोई बॉल को ऊपर फेंक रहा है तो वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन रह ही नहीं गया। कौन सा हो गया? स्ट्रेट लाइन। कोई कह कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ और कोई कंडीशन ना लगाए तो ऑब्वियसली यही आंसर दिया जाएगा, भले वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे प्रोजेक्टाइल हो। लेकिन कोई कहते हैं यार प्रोजेक्टाइल रहते मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो तुम्हें 90 के अलावा 90 के आसपास वाला आंसर देना चाहिए। जैसे मान लिया 4 ऑप्शन आ जाए, 90, 89 है ना, 85 या ऐसा कुछ 45, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाए। कोई पूछे यार कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो ऑब्वियसली तुम कहोगे थीटा इक्वल टू किस थीटा पे मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो क्या लिखोगे यार? 90 डिग्री। 90 डिग्री। लेकिन कोई कहता है यार प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, है ना, बॉडी इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन बट इज इट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, उस केस के लिए सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट किस में होगा? तो 89 के लिए। क्या बात समझ रहा है? तो ये अंतर पता होना चाहिए। पता नहीं कब कैसी लैंग्वेज राइटर लिख दे कि पार्टिकल शुड बी एग्जैक्टली इन पैराबोलिक पाथ, ऐसे लिख दे यार, बॉडी इज इन पैराबोलिक पाथ, बॉडी इज इन पैराबोलिक पाथ विद टी मैक्स मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर इसका आंसर 89 डिग्री, क्योंकि पैराबोलिक पाथ क्या 90 डिग्री पे पैराबोलिक होता है या स्ट्रेट लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन। बात समझ गया? मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की। बताया मैक्सिमम हाइट, तुम कहोगे सर ये मैक्सिमम हाइट का ही तो फॉर्मूला है, तो इसको मैं मैक्सिमम पॉसिबल हाइट लिख देता हूं। मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, जब मैं मैक्सिमम पॉसिबल लगा देता हूं मतलब और संभावनाएं देखो कि हाइट को और ज्यादा कैसे किया जा सकता है। तो फिर से वही बात है यार, ये फॉर्मूला है, इसमें हम u जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर h को फर्दर ज्यादा करना हो तो हमारे पास एंगल है जिसको हम बदल सकते हैं। तो फिर से वही बात है यार, फॉर h मैक्स, h को मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा क्या लोगे यार? साइन थीटा 1 लोगे, मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 90। तो बता यार h मैक्सिमम क्या आ जाएगा? u²/2g। और फिर से जब मैं 90 कह रहा हूं तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में है या पैराबोलिक में है? स्ट्रेट लाइन में है। तो ये थोड़ा चौकन्ना रहना है कि 90 डिग्री फेंकना मतलब वो कैसा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, इन स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर कोई पैराबोलिक पाथ बोल दे तो पैराबोलिक पाथ के लिए 90 आंसर सही नहीं है। मैक्सिमम रेंज, रेंज सबसे ज्यादा कब होगी? तो यार ये रेंज का फॉर्मूला है, u जितना हो सकता है उतना हो सकता है, g हम बदल नहीं सकते हैं। तो साइन 2 थीटा सबसे ज्यादा फॉर r टू बी मैक्स क्या ज्यादा होना चाहिए?
आर को ज्यादा से ज्यादा होने के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए 1, और साइन 2 थीटा 1 है तो उसके अंदर का इनपुट 90 होना चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए 45। तो रेंज सबसे ज्यादा होने के लिए क्या एंगल होना चाहिए 45। ये बात क्लियर कर लें यार, कई बार होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई पूछता है बताओ अच्छा मैक्सिमम समथिंग होने के लिए एंगल, तो लोग चिल्ला के 45 बोलते हैं, मैं ये बोलता ही नहीं हूं कि क्या मैक्सिमम होने के लिए। तो ये क्लियर रखना है, मैक्सिमम रेंज होने के लिए 45 है, कुछ भी मैक्सिमम होने के लिए 45 नहीं होता है, क्योंकि ये इतना फेमस हो चुका है कि मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 45 डिग्री वाली डिस्कशन तो आना ही है, तो लोग यही याद रखते हैं। फिल्मों में आ चुका है यार, धमाल मूवी में आया था कि वो गाड़ी को अगर 190 की स्पीड से इस ब्रिज पे 45 डिग्री पे चलाया जाएगा तो ब्रिज पार हो जाएगा, फिर वो ब्रिज टूट जाता है तो कहता आप कोई दिक्कत नहीं 120 की स्पीड 45 डिग्री का एंगल, तो एंगल वही रहता है क्योंकि रेंज सबसे ज्यादा उसी पे रहती है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक और डिस्कशन है। हाँ भाई ये नोट कर लिया भाई लोग। ये एंगल्स हम याद रखते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है। दो एंगल के लिए एक बॉल का रेंज सेम होता है, थीटा पे फेंको तो और जमीन से 90 माइनस थीटा पे फेंको तो बॉल उसी दूरी पे जाके गिरती है। मतलब 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60, 20 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 70। तो ऐसे यार दो एंगल के लिए रेंज सेम होता है। कई बार यार लैंग्वेज बना के लिखते हैं कि कोई टारगेट को उड़ाने के लिए एक बॉम्ब फेंका गया और उसके रास्ते में क्या आ गई पहाड़ी आ गई, रास्ते में पहाड़ी आ गई, तो बता यार टारगेट वही बना रहे एंगल क्या चुने। पहले एंगल 20 डिग्री पे था, 20 डिग्री पे 20 डिग्री पे टारगेट को उड़ाया जा रहा था, तो रेंज का कैलकुलेशन बिल्कुल सही था, टारगेट उड़ने वाला था लेकिन बीच में क्या आ गई पहाड़ी, तो अब अगला एंगल हम क्या चुनेंगे 70। क्या 70 होने से हाइट बढ़ जाएगी? अरे देखो यार हाइट के फॉर्मूले में साइन थीटा आया है और थीटा बढ़ने पे साइन थीटा बढ़ जाता है, तो अगर मैं 20 की जगह 70 लूंगा तो h बढ़ जाएगा, लेकिन यार 20 की जगह 70 लूंगा तो रेंज सेम रहेगा। ये बात मैथमेटिकली भी शो करी जा सकती है, बाकी मैं ऐसे बता भी देता हूं। बता यार रेंज का फॉर्मूला ये होता है ना, ये थीटा बराबर थीटा के लिए थीटा बराबर 90 माइनस थीटा डालने पे, यानी थीटा की जगह मैं 90 माइनस थीटा डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी, ये बन गया साइन 2 अंदर जाएगा तो 180 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। क्या बता साइन 180 माइनस समथिंग हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 180 माइनस समथिंग जब होता है तो साइन का साइन रहता है और कॉस का, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, तो ये फिर से साइन 2 थीटा बाई जी आ जाएगा कि नहीं। तो क्या जो रेंज थीटा पे है वही रेंज थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पे भी रेंज वही है। क्या ये बात हम शो कर पा रहे हैं? याद रखना है, शो कर पाए ना कर पाए दोनों केस में एंगल हमेशा क्या होता है सेम होता है। बैग उठा दीजिए। अच्छा
ये दो बहुत फेमस रिजल्ट हैं, ये हम लोग एक बार समझ लेते हैं तो याद रहेगा। जब भी हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, तो अगर मैं कह दूं कि ये कोई हाइट है, वर्टिकल हाइट, ये कोई वर्टिकल हाइट है, कोई भी वर्टिकल हाइट हम अपने मन से सोच सकते हैं, क्या इस वर्टिकल हाइट पे बॉडी दो बार आएगी, एक बार अपवर्ड जर्नी में और एक बार डाउनवर्ड जर्नी में? नहीं। मुझे बता, अगर कोई कहता है कि यहां से यहां तक का टाइम t1 है, तो ऑब्वियसली यार वर्टिकल कंपोनेंट उतनी देर में कुछ यहां तक आया होगा, यहां से यहां तक का टाइम t1 है। फिर अगर मैं कहता हूं यहां तक का टाइम t2 है, तो इतनी देर में वर्टिकल शैडो ऊपर जाके रुकू के रेस्ट पे आके फिर वो वापस आके यहीं से गुजर रही होगी। यानी यार यहां से यहां तक का टाइम t1 है और ऊपर जाके लौटने का टाइम क्या है, t2 है। नहीं। तो अगर किसी को याद हो ये आंसर t1 प्लस t2 2uy/g स्ट्रेट लाइन मोशन में आया करता था, नहीं याद है? बल्कि u का आंसर g/2 t1 प्लस t2 हमने निकाला है कभी? नहीं। चलो ये याद है यार, कभी ये फॉर्मूला लाया है भाई? उस समय तो फेंका ही सीधा करते थे। तो बता यार t1 प्लस t2 कितना आ गया? वो आ गया 2uy/g। यहां भी तो यार uy से फेंका गया है और g के इफेक्ट में ये मोशन हो रहा है, हम प्रोजेक्टाइल को देखे ही क्यों? हम कह रहे हैं यार uy से फेंका गया है और g के इफेक्ट में ये मोशन हो रहा है। ये ब्लैक वालों में इंक नहीं है भाई, तो मुझे बताएं। और ये ब्लू वाले में भी तो ब्लैक ही करना था यार, ये भी नहीं, इसमें भी नहीं, जो नया हो उसको अलावा इसमें भर दो। t1 प्लस t2 कितना आ गया? 2uy/, अच्छा 2uy/g क्या होता था? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t1 प्लस t2 बराबर क्या आ गया? t आ गया। ऐसे याद रख सकते हैं अगर याद रह जाए। दूसरा मैं एक क्वालिटेटिव लॉजिक बता, हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, h इक्वल टू क्या? g/2 t1 t2 ऐसा कुछ। हाँ ये ना, ओके ये इस h का आंसर है, इस h का आंसर है g/2 t1 t2, वो इस h का आंसर है भाई। ठीक है चलो, ये भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन में लाए हैं, यहां नहीं लाए हैं, और क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है तो रूल तो काम करेंगे ही। बात क्लियर है? दूसरा इसका क्वालिटेटिव लॉजिक क्या है बताओ। अच्छा यहां से यहां तक का टाइम t1 है और यहां से यहां तक का टाइम t2 है, मुझे बताओ यहां से यहां तक का टाइम क्या होना चाहिए? अच्छा बताओ, ये टाइम और यहां से यहां तक का टाइम ड्यू टू सिमेट्री सेम ही होना चाहिए। तो अगर कोई कह रहा है यहां से यहां t1 है तो यहां से यहां तक भी और यहां से यहां t2 है, तो t2 प्लस t1 वो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कि नहीं? ये तुम ऐसे भी समझ सकते हो यार। क्यों? अगर कोई कह रहा है यहां से यहां जाने का t1 है और यहां से यहां तक t2 है, तो t2 तो दिख ही रहा है और ये t1 और ये t1 बिल्कुल सेम होगा, तो ये पूरी जर्नी हो गई कि नहीं? जस्टिफाइड नहीं है। ये इसलिए सब बताया जा रहा है ताकि मौके पे ये सब भावनाएं तुम्हारी मदद कर दे आंसर को रिकॉल कराने में। क्या ये बात जस्टिफाइड है या और मैथ्स लगा के बताऊं? यार और मैथ्स लगाऊंगा ना तो वो रिकवर भी नहीं हो पाएगा, इतने से रिकवर कर लो तो ठीक है। ये अलग डिस्कशन है यार, ये डिस्कशन अलग है भाई। ये इतनी बात ये याद रखना है, h इक्वल टू कितना आता है? g/2 t1 t2। हाँ वो डिस्कशन भाई हटा दें, वो अलग डिस्कशन है। t1 t2 इज प्रोपोर्शनल टू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, प्रोडक्ट ऑफ t1 एंड t2 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
यार ये सब चीजें ना पूछी जा चुकी हैं, इसलिए फैशन में चल रही हैं। बाकी मैंने कहा यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके लिए रेंज सेम होती है ना। तो हम दो केस में, एक बार प्रोजेक्टाइल को थीटा पे फेंका गया और एक में 90 माइनस थीटा पे फेंका गया है, उनके लिए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ला रहा हूं। मतलब थीटा पे फेंका गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा बाई जी, और 90 माइनस थीटा में फेंका गया है तो होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। जहां थीटा था वहां क्या आ जाएगा, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये बन गया 2u कॉस थीटा बाई जी। मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट, जरा इसका और इसका प्रोडक्ट राइट साइड भी करते हैं, क्या आएगा, u और u स्क्वायर, एक 2 इधर ले लेते हैं और एक 2 और है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। क्या इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं यार, 2 साइन थीटा कॉस थीटा याद है यार, क्या साइन 2 थीटा, तो ये आ गया 2 बाई जी, नहीं 2 बाई जी नहीं, बस 2 अकेले, क्या 2 इंटू, अच्छा जी भी स्क्वायर में था, ओके जी स्क्वायर में था, मैंने एक 2 बचा लिया है और एक जी बचा लिया है। उसके अलावा क्या यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो बड़ा पहचाना पहचाना सा है, क्या है, रेंज है, तो ये आंसर आ गया 2 बाई जी इंटू आर। अब यार ये पूरा रिकवर करना आना चाहिए, भूल जाओ पूरा ही रिकवर करना। कल को अगर कोई केवल प्रोपोर्शनलिटी पूछता है तो तुम कह सकते हो T1 और T2 का प्रोडक्ट रेंज के प्रोपोर्शन होता है। अगर पूरा आंसर निकालना हो तो 2 मिनट लगेगा रिकवर करने में। नोट कर लिया भाई। हम लोगों ने ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, याद है भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा था गंदा सा। वो गंदा सा याद करने लायक था कि नहीं, मुश्किल था थोड़ा सा। वो था यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, है ना। यू वाई होता है यू साइन थीटा और टी के जगह आया था एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, याद है। यू कॉस थीटा इंटू टी बराबर एक्स होता था, तो यहां आया था एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और यहां आया था एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अगर तुम्हें कभी भूल जाओ तो यार इतनी जल्दी रिकवर करने का यही तरीका है। तुम्हें पता है ना एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी था, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये कई बार लिखा गया है यू कॉस थीटा इंटू टी। तो बस टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा उठा के एस बराबर यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर में डाल दो तो तुरंत रेंज आ जाता है। बहुत छोटा सा तरीका है, भूल जाओ तो।
t बराबर x बाई यू कॉस थीटा उठा के यहाँ डालना है, किसमें, यू वाई इंटू टी माइनस ए वाई इंटू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वाई इंटू हाफ ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल के लिए। तो यार ये फॉर्मूला क्या आता था, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहां पर कुछ अपने मन से बदलाव कर रहा हूं, एक यहां साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा, चलो एक साइन और एक साइन लिख देता हूं, चलेगा, ऐसे साइन साइन से मल्टीप्लाई किया, अभी पता चलेगा क्यों। क्या एक साइन और इनमें से एक कॉस, दो है ना पावर, तो साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन, और एक एक्स, एक्स टेन थीटा में कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या आएगा, वन माइनस, क्या एक एक्स निकल गया, एक एक्स बचा, नहीं, एक साइन निकल गया, एक कॉस निकल गया, तो नीचे बचा टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन बचा एक कॉस बचा, और यू स्क्वायर बचा, नहीं, ये बता टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जी हम डिवाइड में ले आए, तो कुछ पहचाना पहचाना से नहीं दिख रहा है यार, ये पूरा क्या है, रेंज है, तो हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, x टेन थीटा माइनस वन बाई एक्स बाई आर। ये भी फॉर्मूला फेमस है, कभी कभी तुम्हें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इस लुक में देखने को मिल सकती, चार ऑप्शन में से ये दिखे ही ना, तब तुम्हें ये काम आएगा। ये सीधे से रटा रटाया फॉर्मूला है और रिकवरी भी करना बड़ा आसान है, उसी फॉर्मूले में रेंज को जबरदस्ती इन्वॉल्व करा दिया गया है। अब इसलिए यार ये ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज है, और ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज है तो ये डिस्कशन ग्राउंड टू ग्राउंड में ही किया जाना चाहिए। लोग मेन कैटेगरी से हट जाते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सी चीज कब कहां आ गई। हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आर के टर्म में हम बात कर रहे हैं। हटा दें।
जब ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है तो हम लोग यार यहाँ से बॉल लॉन्च करते हैं तो उस समय कुछ यूएक्स होता है और कुछ यूवाई होता है। क्या बता यार, किसी भी मोशन के दौरान उसके यूएक्स में कभी कोई अंतर नहीं आता है ना। यूवाई घटता रहता है, घटने के बाद एक पल के लिए जीरो भी होता है, फिर नीचे आता है। क्या बता, जब वो गिर रहा होता है तब उसका यूआई फिर से वही होता होगा, क्योंकि हमें वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन की कहानी याद है कि वो बिल्कुल सिमेट्रिक होता था। जिस अंदाज में चीजें नीचे से ऊपर जाती थी उसी अंदाज में ऊपर से, क्या ये बात याद है यार, जिस अंदाज में ये ऊपर रिटार्ड करते करते रुकता था फिर उसी अंदाज में स्पीड बढ़ाते बढ़ाते वापस आता था कि नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं यार कि टाइम वेलोसिटी ऑफ स्टार्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एंड वो हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ स्टार्ट एंड हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड वो क्या है, इज सेम है। क्या ये बात सबको फील होना चाहिए। मतलब मैं तो इसको थ्योरेटिकल लाइन मानता ही नहीं हूं। क्या ये तुम्हें दिख रहा है कि x वाला कंपोनेंट तो कभी नहीं बदलता है और y वाला बदलता है, मगर अगर कोई इनिशियल और फाइनल की बात करे तो जो इनिशियल होगा वही फाइनल, बस साइन का अंतर होगा। क्या ये बात दिख रही कि नहीं? नहीं। ऑब्वियसली यार u और थीटा दिया हो तो तुम्हें ux लिखना आता है और uy लिखना आता है। अभी मैं अगर यहां पर चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, चेंज इन वेलोसिटी की, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमेशा, डेल्टा वी वेक्टर। वेलोसिटी अलग चीज है और स्पीड अलग चीज है। क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल में क्या है, यू एक्स आई माइनस यू वाई जे, और इनिशियल में यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। तो क्या यू एक्स से यू एक्स गया, ये कितना आ रहा है, माइनस टू यू वाई जे। कितना आ जाएगा, माइनस टू यू वाई को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा जे। यार ये भूल जाए तो रिकवर करना मुश्किल काम नहीं है। देखो यार, यू एक्स आई यू वाई जे, यू एक्स आई माइनस यू वाई जे, फाइनल में से इनिशियल घटाया गया है। कई बात सबको नजर आ रही है या केवल रटना पड़ेगा, ये नजर आना चाहिए भाई। स्पीड सेम रहती है और वेलोसिटी में बदलाव आता है। अच्छा, अगर कोई कल को चेंज इन वेलोसिटी के बजाय चेंज इन लीनियर मोमेंटम बोले तो क्या अंतर आएगा? अच्छा बता, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी में इतना ही तो अंतर होता है, मास से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप। क्या बात समझ में आ रही है? चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं तो चेंज इन, अभी यार कोई बोले कि शुरू की काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, क्या आएगा? ये काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। यार ये सब चीजें कभी भी कुछ हो सकती है, 1:1 आएगा, क्योंकि जो स्पीड यहाँ है वही स्पीड यहाँ है, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगी वही काइनेटिक एनर्जी। क्या यहाँ भी जीरो पोटेंशियल जी, यहाँ भी जीरो पोटेंशियल जी है। ये सारी बातें ऑन द स्पॉट समझी जा सकती हैं, इसमें कुछ और बताने जैसा है क्या?
हाँ भाई याद रखेंगे। अच्छा बता, ये मैंने स्टार्ट टू एंड के लिए सारी बातें करी हैं, मतलब बिल्कुल प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड से एंड। अभी हम बात कर सकते हैं कि जब वो अपने मैक्सिमम हाइट, आधा प्रोजेक्टाइल कब होता है? हाँ, मैक्सिमम हाइट पे, जब उसके अंदर यूएक्स बचा होता है और वी वाई क्या हो चुका होता है? 0। क्या यहाँ और यहाँ में भी ये बातें करी जा सकती हैं, बट उसमें आंसर इतने बढ़िया नहीं आएंगे, तब आंसर आई में भी आएंगे और जे में भी आएंगे। अगर कभी कोई पूछ ले तो क्या फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में यूएक्स आई होगा? ये होगा ही नहीं, तो इसमें से हमें ये घटाना पड़ेगा, तो वो आंसर गंदा आएगा, नहीं कर पाएंगे यार, है ना। वेलोसिटी यहां u है और यहां कितनी है? केवल ux है, यहां पर u है और यहां केवल u cos थीटा है। तो कोई पूछे यार इनिशियल और फाइनल स्पीड के रेशियो बताओ, तो क्या आएगा? u अपॉन ux, नहीं इस तरह की बात। कोई पूछे यार इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में क्या है? u है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या है? ux है। तो यार इस तरह की बातें कभी भी हो सकती हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी सब बातें यार सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत हमें स्किल रखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो जब का v पता तब का हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। क्या ये सब बातें कर लेंगे? कोई दिक्कत है? हफ्ते में 2 दिन क्लास में और बढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है? 5 दिन, मतलब ट्यूसडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास चलेगी और मंडे टू फ्राइडे। तो हम लोगों के मंडे टू फ्राइडे में एक आएगा MWF जो चल रहा है, ये कितने बजे चलता है? 5:15 से लेके 7:15 तक, जनरली 7 से 7:15 तक ये तो चलता ही रहेगा। इसके अलावा हम लोग ट्यूसडे टीटीएस में टीटी रहेगा, बस एस तो गायब कर देते। 5 दिन अभी, फिर 6 दिन करेंगे, मतलब ऐसा भी समय अगर जरूरत पड़ी तो 6 दिन भी करेंगे। तो ट्यूसडे थर्सडे में 6 से लेके 7:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास रहेगी और इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है? हाँ, एक ही पढ़ा है। एज मेजॉरिटी से, हाँ, उसका एक वजह है ना कि एक बच्चा ये 11th वाला है, तो वो तुम लोगों के साथ इसमें पढ़ता रहेगा, वो बेचारा क्यों डेली परेशान होगा? 2 टॉपिक नहीं हैंडल कर पाओगे, बिल्कुल अलग अलग, इंटायरली कोई कनेक्शन नहीं है। 2 टॉपिक साथ में चलेंगे तो अलग खुशी होगी, थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सेकंड पार्ट। हाँ, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अब ऐसी अगर मॉडर्न फिजिक्स में 2-2 दिन भी क्लास चलेगी तो 1 महीने में पूरा मॉडर्न भी साथ में निपट जाएगा और फर्स्ट पार्ट चलता रहेगा अपना। और अगर तुम लोगों को नहीं हैंडल हो रहा है तो फिर उसका तरीका ये है, नहीं ये फिर दूसरा टॉपिक नहीं हो पाएगा, फिर इसी को डेली चलाया जाएगा तो फर्स्ट पार्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे ना इसमें बैलेंस बना रहेगा, कभी इसका होमवर्क कर लिया, कभी इसका कर लिया। और वैसे भी तुम लोग तो यार इतने सारे चीजें पढ़ना है, तो इसको ऐसे मानो कि हम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे क्योंकि फिजिक्स की 5 दिन पढ़ रहे हैं, एकदम कनेक्शन है नहीं, तो अलग अलग टॉपिक मान के पढ़ लो, अलग अलग सब्जेक्ट मान के। कहीं कहीं कोचिंग में तो वैसे भी 2-2 टीचर पढ़ाते हैं, जैसे मैं ग्रेविटी में जाता हूँ तो वहां पे एक टीचर आते हैं जो सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं,
और फिर मैं जाता हूँ एक बैच में तो फर्स्ट पढ़ाता हूँ, दूसरे बैच में मैं सेकंड पढ़ा रहा हूँ, वो फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, 3 दिन फर्स्ट 3 दिन सेकंड। और वो आईटी का बैच है और उसमें जो है उनका टारगेट है 15 दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना। 6 दिन क्लास चलती है। होमवर्क तो पता नहीं कैसे बच्चे करते होंगे, ये सब दिया ही नहीं जाता, ये तो मैं अपना बनाता हूँ। वहां पे उनका मॉड्यूल रहता है तो होमवर्क फॉलो अप हो ही नहीं पाता, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो आ गया तो बता दिया, टॉपिक के एंड में मॉड्यूल का एक दिन डिस्कशन हो जाता है, एक दिन बस, जितना पूछ लिया, नहीं तो बना ठीक है। तो जब वो लोग 2 टॉपिक हैंडल कर सकते हैं और अभी से नहीं, एकदम स्टार्ट से, मतलब अब से 2 महीने पहले से एकदम डेली दो क्लास पढ़ते हैं, हर हफ्ते 2 क्लास पढ़ते हैं, 3 दिन एक 3 दिन दूसरा टीचर अलग अलग है। यहाँ तो मैं ही पढ़ाऊंगा सोचो। और वैसे भी तुम्हें कैलिबर डेवलप करना है तो अपने कैलिबर को चैलेंज करना पड़ेगा। तो अभी कल से ही मॉडर्न में स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से ही, ठीक। अभी ऑफलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे। ऑफलाइन, ऑनलाइन चाहिए क्या? ये तो मेरे लिए इजी ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पे आके करना है, इसमें सबको आना है, इसमें केवल पास आउट बच्चों को आना है, तो सभी को आना है, मतलब यहाँ जितने बैठे हैं। तो जब कोई प्रोजेक्टाइल टावर के ऊपर से फेंका जाता है, ये क्या, ये मीटिंग तो ऑफ हो गई यार, और किसी ने फोन भी नहीं किया। पूछ लो यार भैया क्यों चले गए हो, मन नहीं लग रहा है? दो जने कनेक्टेड थे ना? हाँ सर, सिद्धार्थ मनीष बात कर क्या तो फोन कर लिया करें, जब दिक्कत हुआ करे तो बता दिया करें, ऐसे तो। तो टावर के ऊपर से बॉल को अगर फेंका गया है ऐसे, तो यहां डिस्कशन का मुद्दा क्या हो सकता है, हम क्या चीजें डिस्कस करना चाहेंगे? बिल्कुल, टावर से छोड़ने से लेके जमीन में गिरने तक जितना समय लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और देखो यार, हाइट का डिस्कशन, जैसे टावर की हाइट तो हमें दी होगी, और इसके ऊपर और कितना ऊंचाई पे गया, ये हम ग्राउंड टू ग्राउंड से जानते हैं कि अगर मैं ये सेम लेवल एक लाइन खींच दूं तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाएगा, और वहां से कैपिटल एच जोड़ दूं तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। टावर की हाइट और जो अभी अभी ग्राउंड टू ग्राउंड वाला हाइट पड़ा है, तो ये कोई नहीं पूछेगा, चांसेस कम है, पूछे तो बता सकते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? टावर का हाइट प्लस कैपिटल एच। और क्या पूछा जा सकता है? रेंज फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से ये कितना दूर जाके गिरा। तो ये 3 डिस्कशन के मुद्दे हैं। अगर टावर से कोई बॉल फेंकी गई है तो डिस्कशन का मेन मुद्दा क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा क्या है? रेंज। ये रेंज फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यानी यहां से रेंज हमें बताना होता है। ये रही बात मैक्सिमम हाइट की,
तो मैक्सिमम हाइट मैं अभी लिख देता हूं, मैक्सिमम हाइट होगा स्मॉल h, दैट इज हाइट ऑफ द टावर, प्लस कैपिटल H। तो क्या कैपिटल H हम लोग जानते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है, और ये h क्या है, हाइट ऑफ टावर। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड अगर निकालना हो तो उसमें टावर की हाइट के साथ कैपिटल H जोड़ दो तो आ जाएगा। यहां दिखता है ना ये, तीन केस के लिए हम डिस्कशन करने वाले हैं। टावर के ऊपर से बॉल ऊपर को फेंकी जा सकती है, हॉरिजॉन्टली फेंकी जा सकती है, और बॉल को नीचे की तरफ फेंका जा सकता है। ये अप फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल है, और ये हॉरिजॉन्टल है, और ये डाउन टू द हॉरिजॉन्टल है। तीन केस, केस 1, केस 2, केस 3, इन तीन डिस्कशन के लिए हम लोगों को स्टेप बनाना है कि कैसे इसको डील किया जाएगा। अभी जब भी कोई ऐसे बोले ना कि घर से करना है तो पहले कह दो पेरेंट्स से बात कराओ। अगर सही में कोई समस्या है तो ठीक है, शौक में ऑनलाइन नहीं पढ़ना यार। इस लोगों के लिए भी है सेम मैसेज, शौक में नहीं पढ़ना ऑनलाइन। फिर इस केस में, केस 1 में u की स्पीड से अगर बॉल को फेंका है तो ux आएगा, u cos थीटा, uy आएगा, u sin थीटा, और एज ऑलवेज ax 0 होगा, ay यही तो रहता है हमेशा, नहीं ay कितना होगा -g, और ax हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। पर केस 2 में अगर कोई u की स्पीड सीधे सीधे आगे दे दे तो ux कितना होगा और uy कितना होगा। हाँ, क्या ये हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, हॉरिजॉन्टली, तो ux कितना होगा यार, ux होगा u cos 0 डिग्री फेंका गया ना, और ये अप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, और ये डाउन टू हॉरिजॉन्टल। तीन केस के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यार हॉरिजॉन्टल फेंकने का मतलब है थीटा कितना है, 0 है, तो ux कितना आएगा u, और uy कितना आएगा 0। यानी अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल शैडो को देखूंगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन से इस वेलोसिटी से चलती नजर आएगी, यही तो वेलोसिटी है ओवरऑल। और uy यानी वर्टिकल शैडो को कोई देखा तो ऐसा लगेगा जैसे उसको किसी ने रेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। यहां फेंका हुआ महसूस होगा वर्टिकल शैडो, लेकिन यहां ऐसा होगा जैसे मानो उसको रेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। ये शैडो के मोशन हमें महसूस होना चाहिए तीनों केस में। यार इस केस में देखो यार, वर्टिकल शैडो ऐसे फेंकी है जैसे मानो ऊपर उछाल के फेंका गया है। दूसरा हॉरिजॉन्टल केस में अगर किसी ने हॉरिजॉन्टल फेंका है तो ये बॉल ऐसे गिरना स्टार्ट हुई है जैसे मानो उसको रेस्ट से छोड़ा गया है, uy क्या है 0 है। और अगर किसी ने उसको डाउन फेंका है, डाउन, तो ये ऐसे गिरेगा जैसे मान लिया किसी ने इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ दी है। तो तीन संभावनाएं हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, ऊपर, सीधे और नीचे। अच्छा, नीचे अगर किसी ने u से फेंका है तो ux कितना आएगा u cos थीटा, और uy कितना आएगा
माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि नीचे है तो हम क्या लिखेंगे माइनस यू साइन थीटा। खैर इन तीन केस में अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, केवल अप्रोच समझना है, तो हमें वर्टिकल शैडो का डिस्कशन करना है या हॉरिजॉन्टल शैडो का? वर्टिकल शैडो का डिस्कशन करना है, और वर्टिकल शैडो ऊपर जाके नीचे गिरने का समय निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यार? यहां हम वर्टिकल डिस्कशन करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? S इक्वल टू नहीं, चलो हम तीनों केस के लिए यहीं पे फॉर्मूला लिख देते हैं। केस 1 के लिए, केस 1 ये वाला SY क्या ये वर्टिकल में नीचे डिस्प्लेस होने वाला है, तो SY की जगह क्या माइनस H, UY की जगह U साइन थीटा, T हमें लाना है, AY की जगह माइनस G। क्या ये टावर वाला ही डिस्कशन तो है? चलो यही डिस्कशन अगर मुझे केस 3 में करना हो, 2 बाद में कर लेंगे। केस 3 में, इस केस में वही H हाइट की टावर है, हमें क्या डिस्कशन करना चाहिए? SY की जगह माइनस H, UY की जगह साइन थीटा, T हमें लाना है AY की जगह माइनस। इस केस में लोग नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव लिखा जा सकता है, H भी G भी, वो अगली लाइन में वैसे भी तुम्हें दिख जाएगा। केस 2 में, इस केस में SY की जगह माइनस H, UY की जगह 0, AY की जगह माइनस G इंटू, सर इस केस में T का जाना पहचाना सा आंसर आएगा। क्या ये याद है? हम लोग कोई बॉल अगर ड्रॉप किया करते थे टावर से, तो यही टाइम आंसर आता, तो वही टाइम आंसर यहां भी आया है। ठीक है, तो कुल मिला के यार इन इक्वेशन का टाइम मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद T मिल जाएगा। इस केस का T तो बड़े आराम से मिल गया। इन तीनों केस में एक काम है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, और दूसरा काम क्या है? रेंज निकालना। रेंज कैसे आएगा? क्या रेंज का मतलब यहां पर एक्स डायरेक्शन वाला डिस्कशन करने वाली बात है, और एक्स डायरेक्शन में शुरू से आखिरी तक मोशन कैसा रहता है? यूनिफॉर्म। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? Vx इंटू टी। तो Vx हर बार मैंने क्या लिखा है? U cos थीटा, और T की जगह जो भी सॉल्व होके आएगा अलग अलग केस में। अच्छा, एक केस में Ux U भी था, किस केस में? केस 2 में। तो वो तो हमें याद रहेगा यार, अगर जब 0 डिग्री का मामला होगा तो Ux की जगह क्या आ जाएगा? U। तो यार इतना थॉट हमें मन में रखना है टावर वाला डिस्कशन करने के लिए। टावर के लिए यार फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं, हमें ये अप्रोच समझ में आना चाहिए। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक एरोप्लेन से कोई बॉम्ब छोड़ दिया गया है, ऐसा देखो एरोप्लेन से बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है। मैंने एक बार ये बैलून वाले डिस्कशन किए थे कि बैलून से चलते चलते अगर कोई बॉल को ड्रॉप करता है
तो जो बैलून की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो किसको मिल जाती है, बॉल को। तो अगर एरोप्लेन चलते चलते कोई बॉल को ड्रॉप कर रहा है या बम को ड्रॉप कर रहा है, तो जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी वो किसको मिल जाएगी, बॉम्ब को। तो एरोप्लेन जनरली हॉरिजॉन्टल चलता है तो बॉम्ब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके गिरेगा। तो इनमें से वो कौन सा केस हो गया, केस 2 हो गया। नहीं, तो क्या इस केस के लिए हमें टाइम निकालना बहुत इजीली पता है, नहीं यार। ये जो केस 2 है ये बॉम्ब वाला केस है, बॉम्ब विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, विद हॉरिजॉन्टल मूविंग प्लेन। क्या उस केस में टाइम निकालना हमें आता है? और रेंज लाने के लिए क्या कर दोगे यार, केस 2 में क्या होता है, केस 2 में रेंज क्या होता है, u इंटू टी, और टी कितना है, अंडर√2h/g। तो केस 2 के लिए रेंज का फॉर्मूला बड़ा आसान है ना, सीधे रटने की जरूरत नहीं यार। हर केस के लिए हमें हैंडल करना आना चाहिए कायदे से। इस केस में आसान है तो u इंटू टी लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूलों से ज्यादा इस पे ध्यान दो कि मेन पैटर्न क्या है। ओके, ये अंडर√2gh से फेंका गया है। चलो पहले ये करते हैं। टाइमिंग मैंने क्या बताई है, 6 to 7:30, यानी आज के दिन में 5:15 बजे आना है और कल के दिन में 6 बजे आना है। यह जुड़ा है, ठीक ठीक। वो केमिस्ट्री क्लास कितने बजे तक कितना रहती है, तो मतलब 6 बजे तो इजीली हो जाएगी ना, ठीक। केवल इतना बताना है, क्या क्या, पहला क्वेश्चन रेंज, बस रेंज अकेले बताना है। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बताना है, मैंने ज्यादा लिख दिया है यहाँ पे। केवल क्या क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बताना है। मैं यहीं पे क्वेश्चन बना, एरोप्लेन कितनी स्पीड से चल रहा था, 100 मीटर पर सेकेंड, तो उससे जो बॉम्ब निकला होगा वो भी कितने से गिर रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड। जिस समय एरोप्लेन चल रहा था वो कितनी ऊंचाई पे था, 1 किलोमीटर, यानी कितना, 1000 मीटर। तो हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज बताना है, दो चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा क्या, रेंज। हाँ भाई, क्या हो गया भाई, बस टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज बताना है। ये क्वेश्चन है सामने, क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और रेंज, ठीक। तो बताओ, अच्छा ये कौन सा केस है, केस 2 है, और केस 2 में टाइम ऑफ फ्लाइट 0 + ½ AT² लगता है यार। सीधे फॉर्मूला मैं शुरू कर रहा हूं एक स्टेप पीछे से, S = UT। S की जगह हम क्या लिखते हैं, -h, और U की A की जगह क्या, -10t²। तो T का आंसर आता है अंडर√2h/g, 2 × 100/10।
तो ये कितना आ गया? हाँ 1000, सॉरी, तो 1000 बाई 10 करोगे तो ये 100 का अंडर रूट 10 आ गया, 10√2 सेकेंड आ जाएगा। कितने लोग आ गया यार टाइम ऑफ फ्लाइट? और फिर रेंज लाने के लिए क्या करते हैं? Vx इंटू टी। थोड़ा बेसिक सी चीजों को याद रखो यार, थोड़ा एक स्टेप ऊपर से, ताकि नया भी आए तो हम हैंडल कर पाए। तो Vx ऐसे केस में वही रहता है जो u है, कितना रहेगा? 100 cos 0, याद है यार 100 cos 0, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 10√2 cos 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया? 1000√2 मीटर। किलोमीटर में लिखना हो तो हम इसको 1√2 किलोमीटर लिख सकते हैं। बात क्लियर है? ये थोड़ा एल्जेब्रिकली क्वेश्चन दिया गया है, देखें जरा। क्वेश्चन में कहा गया है एक बॉल को किसी टावर के ऊपर से फेंका गया है, h हाइट का टावर है, और कितनी स्पीड से फेंका गया? √2gh। ये अंडर रूट पूरे में लगा है, पढ़ ले जरा। ठीक, वेलोसिटी डायग्राम बनाओ और लिख दो, रेंज लाना है, खत्म बात। पूरी लैंग्वेज लिखने की क्या जरूरत है? और ये मिलेगा कहीं ना कहीं, क्वेश्चन मिलेगा शीट में। हाँ भाई, तो अगेन क्या ये हॉरिजॉन्टल यानी केस 2 है, ज्यादा संभावना केस 2 की ही होती है। बाकी दोनों केस तो बस उसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए ज्यादा संभावना केस 2 की ही होती है। तो बता टाइम ऑफ फ्लाइट केस 2 में कितना आता है? चलो मैं बिल्कुल बेसिक से लिख देता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बताओ इस केस में यू वाई क्या होता है? 0, s की जगह माइनस एच, a की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो t आ जाएगा √2h/g। वैसे तो फॉर्मूला रटा हो तो और अच्छा रहता है, बट इतने स्टेप भी पता हो तो तुम सारी जनरल बातें सोच सकते हो। रेंज लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Vx इंटू टी। तो बता Vx कितना है? √2gh ही Vx है, जब x ही में सारी वेलोसिटी दी गई है, और t की जगह कितना? √2h/g। तो √g से √g गया, और √2h √4h² आ गया, 4 का √2h² का h, 2h। कितने लोग आ गया यार? क्लियर भाई? देखो यार, सीधे फॉर्मूला पता हो अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखो ये केवल और केवल केस 2 में काम करता है, इसलिए बेसिक से करना की प्रैक्टिस बनाते चले। भले ये आसान क्वेश्चन है, कर लोगे, लेकिन कल को केस 1 और केस 3 आ गया तो नहीं आ सकता। लेकिन उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक बन जाती है ना भाई, तो बहुत सॉल्विंग लाइक क्वाड्रेटिक बने। जैसे मैं कोई ऐसी वेलोसिटी दे दूं कि भाई ये 50 मीटर पर सेकेंड है और 37 डिग्री एंगल पे है, और ये हाइट कुछ 100 मीटर है, cos 37 कर देते हैं, 37, तो ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 30।
चलो 53 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, और इसको हम क्या कर दें 200 कर दें, मे बी कि शायद सॉल्विंग लायक आ जाए। तो इसमें क्या करोगे, एस की जगह क्या लिखोगे, पहले तो यूएक्स निकालोगे 50 cos 53, और ये आएगा 3/30 आएगा, और ये क्या निकालोगे 40। टावर की हाइट में 100 ले रहा हूँ, मुझे याद आ गया डेटा अच्छा बनने वाला है। तो बताओ एस की जगह क्या लिखोगे, -100, यू वाई की जगह 40, ए की जगह -10 इंटू टी स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करके टी आ जाएगा, ऐसा मुझे याद आ रहा है कि ये थोड़ा आसान आता है। 5t स्क्वायर -40t -100 इक्वल टू 0। हाँ 10 2 का फैक्टर बन जाएगा। तो t बराबर कितना आ गया यहाँ से 10 सेकेंड आ गया। और कोई पूछे अब रेंज बताओ, तो vx कितना है 30, टाइम कितना है 10, तो कितना आ गया 300 मीटर। क्या अभी ये भी कर ले जाओगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत है। ये कौन सा केस था, फर्स्ट केस था। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ux uy निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें पूरी अप्रोच ही करना पड़ेगी अगर आ जाए तो, और ऐसे में आएगा तो फैक्टर वाला ही आएगा। अब ऐसे मत उम्मीद करो कि हम धरा चाल लगा के गंदा सा टाइम निकालेंगे फिर रेंज, इतना बुरा क्यों हम उम्मीद करें, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं करेंगे क्वेश्चन, हटा दे भाई। इसके बाद आता है सीढ़ी वाला क्वेश्चन। नोट कर पाया नहीं ना, ऐसे सीढ़ी वाला क्वेश्चन आता है। एक बॉल यहां पे हॉरिजॉन्टली लॉन्च की गई, जिससे वो आखिरी सीढ़ी से जस्ट बचते बचते निकल गई। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी so that ball just touches the last stair। और जस्ट escape from touching। यार दोनों केस में एक ही डिस्कशन होता है। अगर कोई कहता है यार ये बॉल आखिरी सीढ़ी को जस्ट छूते छूते निकल गई या बचते बचते निकल गई, तो दोनों के लिए डिस्कशन और ज्योमेट्री बिल्कुल एक ही बनाई जाती है। हाँ भाई, तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इस डेटा के साथ। ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, ऐसी 3 सीढ़ियां हैं। तो ऑब्वियसली यहां जमीन होगी, ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी और ये तीसरी सीढ़ी। 3 सीढ़ी मतलब 3 बार चढ़ना है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सो दैट बॉल जस्ट टचेस द लास्ट स्टेयर्स, और जस्ट एस्केप फ्रॉम टचिंग, या जस्ट बच गई है, या एक बार क्वेश्चन में लिखा था डायरेक्टली हिट द ग्राउंड, बॉल डायरेक्टली हिट द ग्राउंड जस्ट एस्केप फ्रॉम द लास्ट स्टेयर्स, मतलब आखिरी स्टेयर्स को छूते हुए बिल्कुल जमीन में डायरेक्टली गिरी है, यानी उसने स्टेयर को छूते छूते रह गया है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होना चाहिए, बस ये क्वेश्चन है यार, क्या करने वाले हो।
ये डिस्कशन कौन सा केस है? केस 2। तो केस 2 में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? वेलोसिटी और हाइट की। खैर इसमें हमारे पास वेलोसिटी अननोन है, वी मिनिमम अननोन है, लेकिन क्या हमें हाइट और रेंज दो चीजें नजर आएंगी। तो बॉल का डिस्कशन कहां तक करने वाले हो? जमीन तक या लास्ट स्टेयर जहां वो टच कर रहा है वहां तक? देखो यार, अगर तुम जमीन तक कर रहे हो तो तुम्हें हाइट तो पता है, कितनी है यार? हाइट है 10 10 10 30, बट रेंज नहीं पता। साथ ही साथ रेंज देखो 20 20 पता है, लेकिन ये कितना है ये पता। तो यहां तक डिस्कशन करने से कोई फायदा। डिस्कशन कहां तक का करना चाहिए यार? यहां तक का करना बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इस जगह तक हाइट भी दिख रही है, कितनी है? 20, और रेंज भी दिख रही है, कितनी है? तो जहां तक दोनों चीजें पता हो भाई, उसी जगह का रेंज और उसी जगह का हाइट पता हो, तभी तो काम बनता है कि नहीं? तो ये करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें यार इतनी ज्योमेट्री के लिए काम करना चाहिए, इतनी ज्योमेट्री, और इतनी ज्योमेट्री के लिए देखो रेंज भी दिख रहा है और हाइट भी दिख रहा है, वी हमें लाना है। स्टेप वही है यार, एक हॉरिजॉन्टल डिस्कशन, एक वर्टिकल डिस्कशन। वर्टिकल डिस्कशन से टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्कशन से रेंज। वो दो स्टेप करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बट आंसर लाना आसान काम नहीं है, क्योंकि और भी कॉम्प्लिकेशंस है। देखिए कितने लोग ला पाते हैं सारे कॉम्प्लिकेशंस को किनारे करते हुए। हाँ भाई, तो यार एक तो टाइम वाला डिस्कशन क्या आता है? √2h/g। और एक रेंज वाला डिस्कशन क्या आता है? Vx/t, दैट इज v इंटू टी। या जब हॉरिजॉन्टली है तो v इंटू टी। ये दो स्टेप सबको लगाना है। मैं यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम्हें बेसिक से करना भी आता है। तो h कितना? हाँ, h कितना? अच्छा, g कितना? 10। तो h कितना? h कितना? 0.2। यही गलती अक्सर लोग करते हैं कि g तुम रख रहे हो मीटर पर सेकंड में और हाइट का सेंटीमीटर में रख दोगे क्या? यही गलती अक्सर लोग करते हैं इस क्वेश्चन में। तो टाइम सही आता नहीं है। तो ये बताइए टाइम कितना आ गया? ये 0.2 इंटू 0.2 आ गया। देखो यार 2/10 भी तो 0.2 हो गया। तो बताओ अंडर रूट के अंदर है तो हम कितना आ गया? 0.2 सेकेंड। अब इसके बाद का कहानी आसान है। रेंज कितना है? रेंज कितना है? 40 सेंटीमीटर नहीं, 0.4 मीटर। और v मिनिमम हमें लाना है, और टाइम कितना है? 0.2। तो v मिनिमम कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है भाई? तो ये सब बातों का ध्यान रखना है भाई, क्योंकि ये सब हाथ से हो सकते हैं कि हमें सब कुछ आता हो और हम यूनिट का ध्यान न रखें। ये भी कौन सा डिस्कशन था? केस 2 का डिस्कशन है।
तो ठीक है यार, अभी तुम्हें क्या करना है,